गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 13 बीमा। और बीमा में हम पढ़ेंगे आज बीमा के उद्देश्य या कार्य। चाहे बीमा के उद्देश्य पूछे जाएं चाहे कार्य पूछे जाएं, हमको इन्हीं को लिखना है बोर्ड की परीक्षा में। तो जो बीमा के उद्देश्य या कार्य हैं उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। प्राथमिक उद्देश्य या कार्य, सहायक उद्देश्य या कार्य, या सामान्य उद्देश्य या कार्य। फर्स्ट है इसमें प्राथमिक उद्देश्य या कार्य। अब बीमा का जो प्राथमिक उद्देश्य है, क्यों बीमा स्टार्ट किया गया, इसमें प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहला उद्देश्य है जोखिमों के विरुद्ध निश्चितता प्रदान करना। क्योंकि व्यवसाय में अनेक प्रकार की जोखिमें होती हैं और उन जोखिमों से व्यवसायी जो है वो हमेशा चिंतित रहता है। तो जो बीमा है वो जोखिमों के विरुद्ध निश्चितता प्रदान करता है, यानी जो व्यवसायी होता है वो अपने व्यवसाय में अनेक प्रकार के बीमे करा करके और निश्चिंत हो जाता है, तो इससे वो निश्चिंतता प्रदान करता है। ये उसका प्रमुख कार्य है। इसके बाद है सुरक्षा प्रदान करना, क्योंकि व्यवसाय में अनेक प्रकार की जोखिमें होती हैं और उन जोखिमों से जो इंश्योरेंस कंपनी है या बीमा कंपनियां हैं वो व्यवसाय को निश्चितता प्रदान करती हैं और इसके साथ साथ सुरक्षा भी प्रदान करती हैं, जिससे कि अगर उनकी संपत्ति में किसी भी प्रकार का, अगर उन्होंने इंश्योरेंस करा रखा है अपनी संपत्ति का और अगर कोई नुकसान हो जाता है तो उस नुकसान की भरपाई जो है बीमा कंपनियां कर देती हैं। इसके बाद है जोखिमों का विभाजन या फैलाव। ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जो एक प्रकार के बीमा हैं, जैसे मान लीजिए कि 100 लोगों ने जीवन बीमा करा रखा है और 100 लोगों की जीवन बीमा की प्रीमियम से एक कोष का निर्माण हो रहा है, और यदि उनमें से किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको बीमा कंपनी को सारा पैसा लौटाना पड़ेगा। तो जो 100 व्यक्तियों के कोष के माध्यम से पैसा इकट्ठा हुआ है उसी पैसे में से एक व्यक्ति को जो है वो पैसा लौटा दिया जाता है। तो ये कहलाता है जोखिमों का विभाजन या फैलाव। यानी इंश्योरेंस कंपनियां क्या कर रही हैं, एक व्यक्ति की रिस्क को या एक व्यक्ति की जोखिम को अनेक व्यक्तियों में जो है ट्रांसफर कर रही हैं या फैला रही हैं। इसके बाद है जोखिमों का मूल्यांकन। जब भी बीमा कंपनी किसी भी चीज का मूल्यांकन बीमा करती है तो उसका रिस्क कितना है, जोखिम कितना है। जोखिम ज्यादा है तो प्रीमियम ज्यादा होती है, जोखिम कम है तो प्रीमियम कम होती है। तो वो किसी भी संपत्ति का या किसी भी चीज का बीमा करने से पहले उसका जोखिम का मूल्यांकन करती है कि उस जो बीमा करने वाली जो संपत्ति है उसमें रिस्क कितना है, जोखिम कितना है। तो ये जोखिम के मूल्यांकन का कार्य भी करती हैं। इसके बाद है अनुसंधान करना। अब इंश्योरेंस में या बीमा में अनुसंधान क्या हो रहा है, हम ये देखते हैं कि मार्केट में जैसे जैसे जोखिमें बढ़ रही हैं, व्यवसाय में जैसे जैसे जोखिमें बढ़ रही हैं, बीमा कंपनियां अनेक प्रकार के बीमे जो है वो मार्केट में लेकर के आ रही हैं, क्योंकि वो हमेशा रिसर्च करती रहती हैं कि ऐसी कौन सी जोखिमें हैं जिनको हम सुरक्षा दे सकते हैं। तो ये अनुसंधान का कार्य भी इनके द्वारा किया जा रहा है। यानी पहला था जोखिमों के विरुद्ध निश्चितता प्रदान करना, फिर सुरक्षा प्रदान करती हैं उसके प्रति, फिर उनकी जोखिमों को अनेक व्यक्तियों में फैला देती हैं, फिर जो जोखिमें हैं उनका मूल्यांकन करती है कि जोखिम कम है या ज्यादा है, और उसके बाद अनुसंधान करके नई नई जो जोखिमें उपस्थित हो रही हैं उनका भी जो है वो पॉलिसीज मार्केट में लाती हैं। इसके बाद इसके हैं सेकंड सहायक उद्देश्य या कार्य। अब सहायक उद्देश्य या कार्य क्या है, हानियों से सुरक्षा के लिए सतर्क करना। अब यहाँ पर हम ये बता सकते हैं कि जैसे मान लीजिए बिजनेसमैन को पता ही नहीं है कि वो कौन सी हानि होने वाली है और उसके प्रति वो सुरक्षा नहीं करता, लेकिन जब वो अपनी किसी संपत्ति का इंश्योरेंस कराता है तो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो उसको बताती है कि इसमें रिस्क ज्यादा है, आपको इसको किस प्रकार से सुरक्षा देनी है। तो हानियों से सुरक्षा के लिए सतर्क कैसे कर रही है, ये इसके लिए एक संघ बना हुआ है इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा, भारतीय क्षति रोकथाम संघ। ये समय समय पर विज्ञापन देकर के जो लोग हैं उनको सचेत करता रहता है। जैसे कि आज हम देखते हैं कि अमिताभ बच्चन के द्वारा आरबीआई का एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है कि अगर आपके खिलाफ कोई फ्रॉड हो रहा है बैंक के अकाउंट के प्रति तो आप किस प्रकार से उसको सतर्क रह करके और उसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो भारतीय क्षति रोकथाम संघ है ये अनेक प्रकार से लोगों को विज्ञापन देकर के सचेत करता है कि आने वाली जो जोखिम की संभावनाएं हैं वो कौन कौन सी है, आप उसके प्रति कैसे अपनी चीजों की सुरक्षा कर सकते हो। दूसरा हम देखते हैं कि जो व्यक्ति हैं वो जब अपना स्वास्थ्य बीमा करवाते हैं, यानी स्वास्थ्य से संबंधित बीमा कराते हैं, तो जो स्वास्थ्य बीमा करने वाली कंपनी है वो उसका मेडिकल चेकअप कराती है। तो स्वास्थ्य बीमा कराने से क्या होता है कि व्यक्ति का मेडिकल चेकअप होता है और उसको पहले ही सुरक्षा मिल जाती है या उसको जो जानकारी है वो मिल जाती है कि अगर उसमें कोई बीमारी पनप रही है तो वो उसका इलाज करा सकता है। ऐसे ही हम देख रहे हैं प्रीमियम में रियायत। अब प्रीमियम में रियायत कौन है, मान लीजिए किसी ने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराया और 3 साल या 4 साल तक उसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ, उसने कोई क्लेम नहीं किया बीमा कंपनी को, तो आने वाले समय में जो बीमा कंपनियां हैं वो
प्रीमियम में रियायत देती हैं कि उनको, क्योंकि वो एक अच्छे उपभोक्ता हैं, उन्होंने किसी प्रकार से गाड़ी में एक्सीडेंट नहीं किया, तो आगे जाकर के उनकी प्रीमियम कम ली जा सकती है। इसके बाद है अच्छी पैकिंग। अब जैसे हम देखते हैं कि निर्यात करने वाले लोग जो है सामान का निर्यात करते हैं, अब लगातार कुछ वर्षों से उनके निर्यात की गई वस्तुओं की जो पैकिंग है वो बहुत अच्छी है, तो बीमा कंपनियां उनकी अच्छी पैकिंग के कारण उनका कम प्रीमियम वसूल करती हैं। तो ये जो जानकारियां हैं ये हानियों से सुरक्षा के लिए सतर्क करने के लिए जो उपभोक्ता हैं उनको ये समय समय पर सहायक कार्य के रूप में बीमा कंपनियां देती रहती हैं। इसके बाद है वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। जिस व्यक्ति ने किसी भी चीज का इंश्योरेंस करा रखा है, बीमा करा रखा है, तो उसमें जैसे हमने किसी संपत्ति का बीमा करा रखा है तो हम उस इंश्योरेंस पॉलिसी के माध्यम से लोन भी ले सकते हैं। यानी हमने जो इंश्योरेंस कराया है उस इंश्योरेंस पॉलिसी पर हमको पैसा भी प्राप्त हो सकता है लोन के रूप में, तो ये वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराती हैं। यानी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है या सरकार जो है, मैंने पहले भी आपको कई बार बताया था कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट का पैसा जो है वो इंश्योरेंस कंपनियों के पास आता है और वो लंबे समय तक उनके पास इकट्ठा रहता है। तो बीमा कंपनियां उसका जो उपयोग है वो बड़े बड़ी कंपनियों, सरकार आदि को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के रूप में करती है। इसके बाद है वृहद स्तरीय उपक्रमों के विकास में योगदान देना। जो बड़े बड़े उद्योग हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनका कारोबार बहुत बड़ी मात्रा में है, उनको ज्यादा मात्रा में पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो वो कंपनियां जो होती हैं वो आपके बीमा कंपनियों से ही पैसा लेकर के और अपनी जो बिजनेस है उसको और ज्यादा बढ़ा सकती हैं। तो ये बड़े बड़े उद्योगों को विकास करने में भी सहायता दे रही है। इसके बाद कार्यक्षमताओं में वृद्धि। अब कार्यक्षमता में वृद्धि कैसे होती है? जब किसी व्यवसायी द्वारा अपनी किसी संपत्ति का बीमा करवा लिया जाता है तो वो निश्चिंत हो जाता है, क्योंकि उसकी रिस्क जो होती है वो बीमा कंपनी अपने ऊपर ले लेती है। इससे क्या होता है, वो अपना कार्य निश्चिंत होकर के करता है, जिससे उसकी कार्यक्षमता बढ़ती है, यानी उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। इसके बाद है आपके परोक्ष या सामान्य कार्य। अब कौन से हैं सामान्य कार्य? नंबर 1, निर्यातों को प्रोत्साहन देना। निर्यातों को प्रोत्साहन कैसे देगी? अगर मान लीजिए किसी निर्यातक को अपना माल दूसरे देश में निर्यात करना हो, क्योंकि निर्यात के सारे कार्य जो हैं वो समुद्री रास्ते से होते हैं, समुद्री मार्ग से होते हैं। समुद्री मार्ग में जो जोखिमें हैं वो भरी पड़ी हैं। व्यवसायी जो अपना माल भेज रहा है वो किसी भी तरीके से जो है नष्ट हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर बीमा कंपनियां उस निर्यात किए गए माल का बीमा कर देती हैं, इंश्योरेंस कर देती हैं, तो जो व्यापारी होता है वो निश्चिंत होकर के अपने माल को निर्यात करता रहता है। तो इससे क्या होता है, निर्यातों में वृद्धि हो रही है, यानी निर्यातों को बढ़ावा देने का प्रोत्साहन जो है इंश्योरेंस कंपनियां कर रही हैं। वो लोग जो माल के नुकसान होने से डर करके निर्यात नहीं करते थे, वो लोग भी निर्यात करने लग जाते हैं, तो इससे निर्यात बढ़ते हैं। इसके बाद है बचत का साधन। अब बचत का साधन कैसे है कि जो इंश्योरेंस कराने वाले व्यक्ति हैं वो अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी बचा रहे हैं, प्रीमियम दे करके इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे हम कहें जीवन बीमा, जीवन बीमा एक बचत का साधन है। अगर जो भी व्यक्ति जो है वो अपने पैसे को बचाना चाहता है तो वो व्यक्ति अपना लाइफ इंश्योरेंस करा करके और किस्तों के रूप में पैसे दे करके एक बड़ी राशि को इकट्ठा कर सकता है अपने भविष्य के लिए। तो ये जो है ये बचत का साधन भी कहलाता है, कार्य कर रहा है। इसका मतलब इसके नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि बीमा कंपनियां जो है वो समाज को अनेक प्रकार से इंश्योरेंस करके और सुरक्षा प्रदान कर रही हैं, तो ये समाज में सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी कर रहा है। इसके बाद है विदेशी मुद्रा में योगदान। अब विदेशी मुद्रा में योगदान कैसे दे रहा है? अगर मान लीजिए जो निर्यात करने वाले लोग हैं वो इस डर के कारण निर्यात नहीं कर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका माल जो है वो समुद्र में नष्ट हो जाए, तो बीमा कंपनी क्या कर रही है, उसको निर्यातों का बीमा कर रही है, यानी निर्यात की गई वस्तु का बीमा करके भेज रही है। अगर मान लीजिए जो सामान है उसमें नुकसान हो जाता है या वो समुद्र में डूब जाता है या खो जाता है या चोरी हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी उन निर्यात करने वाले व्यक्तियों को जो है हर्जाना देती है, उनकी जो नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति करती है। तो इससे क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं या ज्यादा से ज्यादा जो निर्यात करने वाले व्यवसायी हैं वो निर्यात ज्यादा करने लग जाते हैं। जब निर्यात ज्यादा होंगे तो हमारे देश में विदेशी मुद्रा ज्यादा आएगी, क्योंकि आयात करने से विदेशी मुद्रा खर्च होती है और निर्यात करने से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। तो जैसे जैसे हमारे विदेशी मुद्रा बढ़ेगी, विदेशी व्यापार बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा कोष भी बढ़ेगा हमारे। तो बीमा कंपनियां क्या कर रही हैं, विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन देकर के, विदेशी व्यापार को बढ़ा करके और विदेशी मुद्रा कोष में योगदान दे रही है, यानी विदेशी मुद्रा कोष हमारा
बढ़ता जा रहा है। इसके बाद है ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में योगदान करना। अनेक प्रकार के जो गांव के विकास से संबंधित योजनाएं हैं, उन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए सरकार को जो है वो ये कंपनियां पैसा उपलब्ध कराती हैं, जिससे गांव का विकास भी संभव हो पाता है। तो ये हमारे बीमा के उद्देश्य या कार्य तीनों हमारे पूरे हो चुके हैं, प्राथमिक भी, सहायक भी और सामान्य उद्देश्य भी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम अगले लेक्चर में करेंगे।